लेकिन जो आपकी जो ये भूमिका है, जो झारूपन है, जो जैसा सर बता रहे थे कि आप हर चीज़ से लड़ जाती हैं मनु के लिए, चाहे वो बस वाला हो, चाहे वो डिग्री लेने के लिए लड़ना हो, चाहे वो बेस्ट मनु के लिए मेंटर ढूँढना, जो भी मनु के लिए रिक्वायर्ड था आपने किया। सर्विस में आने के बाद जो भी लीगली मैं कंफर्ट दे सकता हूँ अपने पेरेंट्स को, अपने मदर को और अपनी फैमिली मेम्बर्स को, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको कुछ कमी महसूस ना हो, तो जो भी लीगली डोमेन में पॉसिबल है। क्या आपने कभी मनु को कुछ बातें नहीं बताई कि इसका कहीं हौसला ना टूट जाए? क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, मेंटली बेचारा इतना फेस कर रहा है, तो क्या ऐसा कुछ है जो आप इससे छुपा भी देते थे कभी-कभी कि मैं इस मनु को नहीं बताती हूँ, मामा जी को बता देती हूँ? 8th में भगवान जी ने इनकी आंखें ले ली थी तो आज सूद समेत वापस लौटा दी। वापस मैं बैक आ गई कि मैं क्या सपना तो नहीं देख रही, मैं एक बार चेक कर लूँ मन्नू, एक बार तेरा रोल नंबर चेक कर लेती हूँ। मन्नू तो देख लिया, रोल नंबर भी चेक करना है मेरे को। सर अभी तक जितने भी एग्जाम दिए थे तो कोई एग्जाम अटका नहीं था मेरा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे लगता था कि यूपीएससी भी मैं कर ही लूंगा, यूपीएससी ही तो है, क्या है, एक एग्जाम ही तो है, प्रोसेस है, किया हो जाएगा। पर जब सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस प्रीलिम्स हो गया, मेंस नहीं हुआ। Manu will be serving two mothers. One is here and another one is motherland, that is India. I started my full-fledged preparation after I joined the Ultimate Assessment Program at Civils Daily. There is a 12-month strategy which I have done on Civils Daily platform only. I reached out to the Civils Daily team. Civils Daily. Current affairs में Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. With Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. To Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. A mentorship program of Civils Daily, and that did help me a lot. यूपीएससी एग्ज़ाम में कई कहानियाँ आई हैं, कई कहानियाँ चली गई हैं और कई कहानियाँ इस साल भी हैं, और हो सकता है रैंक 1 to 10 में आपको बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज दिख जाए। लेकिन मेरे साथ जो रैंकर हैं और जो हस्ती है वो किसी कहानी की मोहताज नहीं है, किसी रैंक की मोहताज नहीं है। ये एक बहुत खूबसूरत कहानी है मनु की, मनु की प्यारी मम्मी की और मनु के प्यारे परिवार की, जिन्होंने ना जाने कितनी चुनौतियों को जूझते हुए, फेस करते हुए इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। और ये कहानी आपको प्रेरणा देगी, ये कहानी एक विश्वास की कहानी है, ये कहानी एक माँ बेटे के अलौकिक डोर की कहानी है, जिसकी वजह से मनु को आज इतने बड़े एग्ज़ाम में एक सफलता मिली। मैं आंटी जी आपसे ही शुरू करना चाहूँगा कि जब आपको ये पता चला स्कूल में कि अब मनु देख नहीं पाएंगे जीवन भर, वो वाला मोमेंट, उस पल आप पर क्या बीती? और वहाँ से आप इनको हिंदू कॉलेज ले गई, आपने इनका नेट जेआरएफ क्लियर कराया, जेएनयू भी ले गई और आज रैंक 91 आईएएस है मनु। तो ये सब कैसे रच दिया आपने और आपके इस प्यारे परिवार ने? जब स्टार्टिंग में 8 से मन्नू का आंखों में डाउनफॉल हुआ, तो जब मन्नू ने बताया कि मेरे साथ में ऐसी स्थितियाँ आ रही है कि मैं स्कूल में भी नहीं बता पा रहा, मैं उसको पूरा अंदर ग्रास्प करके, और मैं टीचर्स को बोलता हूँ कि ये ना ऐसे ऐसे है, टीचर से बोला ये रीड करके आना है, तो ये मेरे को बोलता है मेरे को सारे जो चैप्टर्स हैं मेरे को रीड कर दे, जिससे मैं अपने ग्रास्प करके वहाँ पर मैं अपने सुना दूंगा, तो मेरी चांस आएगी तो उधर से मैं रीड कर लूँगा अपने आप से। लेकिन ये चुनौतियाँ जो थी, मतलब इतनी मुश्किलें आई उस टाइम, तो ऐसे लग रहा था कि मन्नू के आंखों के आगे अंधेरा नहीं था, मेरे भी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। लेकिन हम दोनों संभले, मैंने बोला नहीं, अपन दोनों मिलजुल के और अपने फैमिली मेम्बर्स का सहारा लेके हम लोग आगे निकले। मैं बोला कि अपन 10th 11th 12th कुछ भी परेशानी होती है, मैं स्कूल आऊँगी, स्कूल में जाके टीचर से मिलूँगी, तेरे नोट्स वगैरह कलेक्ट करूँगी, रीड करूँगी। ऐसे करते करते हिंदू कॉलेज में हम लोग एंट्री करें, हम लोग शिफ्ट हुए दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पर भी काफ़ी दिक्कतें, लेकिन एक मंजिल जो तय कर रखी थी हमने कि उस मंजिल तक अपन को पहुँचना है, काफ़ी सारी परेशानियाँ, कांटे इस तरह से आए हैं, उसको उलांगते हुए हम लोग आगे चलते गए कि उस रोशनी तक पहुँचना है। मेनली ये जो एग्ज़ाम था, ये इतना छोटा सा एग्ज़ाम नहीं है, छोटे पीरियड का नहीं है, 1-2 लोगों का नहीं है, ये काफ़ी लंबी जर्नी है, काफ़ी लोगों के साथ की जर्नी है, कि अकेली मैं भी नहीं कर सकती इसको। लेकिन सबका सहारा मिला चारों तरफ से, परिवार का मिला। और जब मन्नू ने 22 अप्रैल को ये क्रैक किया, तो मैंने मन्नू को बोला ये तूने क्रैक नहीं किया, मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं करा, ये सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं इन सब ने ही इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। और हम लोग सब खुश थे, और जो भी लोग हमसे मिले सब बहुत खुश हैं इसको लिए।
वो दौर, वो मोमेंट क्या था जब मन्नू ने आपको कहा कि मम्मी अब मुझे आईएएस बनना है, और आपको पता था कि जैसा आपने कहा ये कोई छोटा एग्जाम तो है नहीं, हाँ, इसमें हाँ, चुनौतियां भी बहुत आनी थी। काफी तो एज अ मदर आपने मन्नू ने जब आपको ये कहा कि मुझे अब आईएएस बनना है, तो आपके मन में क्या चला और आपने वहां से कैसे इनकी दिशा तय की? जब इसने बोला मुझे आईएएस बनना है, तो मेरे को एक बार तो झटका लगा। मैं बोला एनसीईआरटीज तो मैं रीड कर देती हूँ, 2-2 पेजेस के हैं, पतली बुक्स है बहुत, लेकिन मैं इतना ब्रॉड है सिलेबस आईएएस का, मैं कैसे रीड कर पाऊंगी, कैसे मैं वहाँ तक पहुँच पाऊंगी, कि इतना रीडिंग लगाना तो पॉसिबल नहीं है और ये शायद बच्चा नहीं बन पाएगा। लेकिन जो टेक्निक्स थी इसके पास में, जो मोबाइल में इसने टॉकबैक की जो टेक्निक सीखी, वो इतना रिलैक्स करी मेरे को, तभी अपने आप उसको 2x और इस पे स्पीड से, एक बोलते हैं 12 घंटे पढ़ के ये क्रैक होता है एग्जाम यूपीएससी का, लेकिन इसको 12 आवर्स से 24 आवर्स बना दिए 2x करके, और सिलेबस को इतना कवर किया फास्ट करके कि ऐसे लगा कि नहीं, इतना कैलिबर है मन्नू, इस बार नहीं तो अगली बार तो जरूर क्रैक करेगा और विद मतलब मेरिट में आएगा, इस तरह से था और वो करके दिखाया इसने। मन्नू के मामा जी भी हमारे साथ हैं। मन्नू के मामा जी, आप बता रहे थे कि मन्नू किन किन चुनौतियों से गुजरा, बहुत सारी कहानियां, एक आप मुझे एक बस की कहानी भी बता रहे थे। जी। तो आप भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग पिलर रहे हैं मन्नू की स्टोरी में। तो आपने जब ये सुना कि 8th के बाद अब मन्नू देख नहीं पाएंगे और इतना बड़ा सपना लेके इनकी मम्मी चल रही हैं पीछे, तो कैसा क्या माहौल था उस टाइम वर्सेस आज, आप क्या फील कर रहे हैं, थोड़ा अब इस बारे में बताइए। जी, हमारा मेडिकल बैकग्राउंड है। जब हमें पता चला तो मैं भी शॉक्ड रह गया कि अपने साथ ही रहता है और इसका मुझे पता कैसे नहीं चला। एक्चुअली जब स्पेक्स रहते हैं तो नंबर इंक्रीज होते रहते हैं टिल 18 ईयर्स ऑफ एज। तो हम भी ये सोचते थे ठीक है नंबर बढ़ रहे हैं, नेचुरल है वो तो, लेकिन जब ये पता चला तो फिर मैं भी शॉक्ड रह गया कि हम लोग क्योंकि होते हुए हम लोग नहीं पकड़ पाए इसको। हालांकि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट देखते ही थे पर वो भी नहीं रीड कर पाया धीरे धीरे। हालांकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, मुझे अब लगता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता था, ये तो होना था। पर जैसा सिस्टर बता रही थी कि जब स्कूल में पता चला कि ये आके बोलता था कि मेरे से रीडिंग कराता है, अब मैं कैसे रीड करूँ, ये भी समस्या है इसके सामने। धीरे धीरे इसको भी उसको मतलब पचाने में इसको टाइम लगा कि क्या हुआ मेरे साथ में। तो ये ऐसे बोलता था कि मेरी बारी आएगी रीडिंग की, फिर मैं तब क्या करूँगा, कैसे रीड करूँगा। तो ये बोलता था अपनी मदर को कि मुझे सुना दो, और इसके छप जाता था दिमाग में। और जब इसकी कोई बारी पहले एडवांस में, और जब बारी आती थी तो ये ऐसे कैसे रीड कर देता था बिना देखे। तो उनको भी नहीं पता चला होगा इनिशियली तो कि ठीक है पढ़ रहा है। बाद में जब लिखने की बारी आई तो अब लिखते वक्त तो कैसे करेंगे, तो स्लैंट होने लगी। तो तब पता चला कि कंप्लेन आई कि भाई ऐसा क्यों लिख रहा है, तो इसकी तो खूबसूरत हैंडराइटिंग है। तब हमें पता चला। तो सब जगह गए, लेकिन धीरे धीरे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिया, एलोपैथी वालों ने तो निराश ही कर दिया। और ठीक है मैं खुद ही इसी फील्ड से हूँ पर कुछ हो नहीं सकता ना, तो एलोपैथी भी आजमा के देखा हमने, कुछ रिजल्ट नहीं आया। फिर हमने सोचा इसको छोड़ो, जो है उसी के साथ जीना है, तो आगे बढ़ते हैं। और इन दोनों के जो एफर्ट्स, इनका पैशन मन्नू का और इनका डेडिकेशन और हार्ड वर्क मैं भी देखता था। कभी कभी तो मैं भी बोलता था भाई मैं भी रीड कर दूं, कुछ मुझे भी बता दो रीड करने के लिए। कभी कुछ सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस वगैरह तो मैं भी कर दूंगा। सी सेट में मेरे पास भी मैथ्स भी थी, बायो भी थी, तो मुझे थोड़ा आइडिया था। ये पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से, तो इनको मैथ्स का इतना नहीं था। ठीक है मैं इसमें हेल्प करूँगा। और होता भी ये था कि मैं देखते हुए क्वेश्चंस को जब कर रहा होता था तो मैं मिस्टेक कर देता था। इसके माइंड में तब भी कैलकुलेशन चल रही होती थी। ऐसे नहीं है कि मैंने जो कर दिया वो उसने मान लिया। तब ये कहता था मामा आपने ये गलती करी, वापस करो उसको। और मैं देखता था यार वास्तव में गलत हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये मान लेता है, कुछ लिखवाता है तो तभी इसके इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में 100 आउट ऑफ 100 है। इसने डॉट स्लांट सब कुछ एक्यूरेट बताया हुआ है, ऐसे लिखना है ऐसे, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि जिस प्रकार ये मैं देखते हुए गलत कर रहा हूँ, जबकि मैं सोचता हूँ मुझे मैथ्स अच्छी आती है। लेकिन ग्रेट है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि रट रहा है या कुछ नहीं, इसके मतलब सिक्स सेंस जबरदस्त है। तो खैर, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, वो तो औरों के भी होता है। लेकिन इन्होंने जो हार्ड वर्क किया, लगे रहे, दिन रात लगे रहते थे। और सिस्टर तो मैं बताऊँ, ये तो कभी घर से निकले ही नहीं।
मतलब दिल्ली तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि यहाँ का सोचना तो, और ये इनको लेकर के निकले क्योंकि ये चाहता था कि भाई मुझे है ना डीयू में एडमिशन चाहिए। ये कहती थी कि आरयू में ही पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं, डीयू में वहीं से जर्नी चालू होगी। तो ये लोग यहाँ हिंदू कॉलेज आए, यहाँ से एडमिशन, फिर ये पीछे मुड़ के नहीं देखे, बढ़ते चले गए कभी। और आज हम देख ही रहे हैं कि रिजल्ट ये है कि जिसने अपनी मंजिल हासिल कर ली। मैंने तो मन्नू और मनु को बिना मम्मी के कभी देखा नहीं जी। जब मैं यहाँ पे 12 बजे का टाइम देता था, मनु की मम्मी 10 बजे आ जाती थी मनु को लेके, इतनी पंचुअल। और एक एक चीज को बारीकी से लिखना, उसका स्ट्रक्चर बनाना, क्वेश्चंस पहले प्रिपेयर करके लाना कि ये बता दीजिए। मुझे याद है एक बहुत खूबसूरत लाइन लिखवाई है इनके डैफ में, रिफ्लेक्टिंग द डे विथ माय मदर। तो जब लिखवा रहे थे डैफ मनु का, तो मनु के इतने सारे सर्टिफिकेट्स थे, इतने सारे जर्नल्स थे कि लगा क्या लिखवाएं क्या छोड़ें। उसमें एक हॉबी में दिक्कत आ रही थी कि ऐसा क्या हॉबी लिखें। तो पता नहीं हमारी बातचीत से क्या निकला, और हमने वो रिफ्लेक्टिंग द डे विथ माय मदर लिख दिया। तो ये तो सच बात है कि ये दोनों एक दूसरे का सहारा रहे, जो भी इनका आपसी दिन होता था एक दूसरे को ये शेयर करते थे। लेकिन मैम, क्या आपने कभी मनु को कुछ बातें नहीं बताई कि इसका कहीं हौसला ना टूट जाए? क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है, मेंटली बेचारा इतना फेस कर रहा है, तो क्या ऐसा कुछ है जो आप इससे छुपा भी देते थे कभी कभी कि मैं इस मनु को नहीं बताती हूँ, मामा जी को बता देती हूँ या किसी और को बता देती हूँ अपने क्लोज में, मनु का वो रिदम ना टूटे, कुछ ऐसा? या मामा जी आपको ऐसा लगता है कोई बात हो कि मनु को ना बताई जाए, मनु को डिस्टर्ब ना किया जाए, अपन देख लेते हैं पीछे पीछे ही? मेरे भी छोटे किड्स हैं, तो वो ऐसे ही क्रिकेट खेल लिया करते हैं मेरे साथ में। तो मनु की मदर ने एक बार मुझे बोला, मैं बड़ी बॉल ला के दूंगी और इसके साथ भी क्रिकेट खेलो, इससे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं भी गेम नहीं कर, इससे ऐसा फील नहीं होने दिया। ये काम मानेंगे नहीं, 10 बॉल लेके आई, हालांकि मेरे बच्चों ने तोड़-ताड़ दी थोड़े दिनों में लेकिन इससे खेलते थे, और मैं जब फेंकता था तो आवाज़ से शायद, और वैसे भी अब बड़ी बॉल थी थोड़ा, इसको तब वो प्रोग्रेसिव फेस चल रहा था तो मैं इसके साथ खेलता था। इवन मैं सोचता था कि मुझे ठीक से आता है चेस, ये मुझे 4th-5वीं स्टेज में तो ये मुझे हरा ही देते थे। तो हमने चेस हरा देता था 4th-5वीं? अरे! और मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको ऐसा नहीं लगे कुछ, ये हम आपस में बात करते थे, उसका कुछ समाधान ढूंढते थे बैठ के घर पे कि ऐसा किया जाए, क्योंकि इसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे अलग कर दिया या फिर मैं वंचित रह रहा हूँ इस चीज़ से, ऐसा नहीं है। इवन हिंदू कॉलेज में वो एक कंपटीशन था, उसमें माउंटेनियरिंग कुछ करना था, वॉल पे वॉल क्लाइंबिंग, वो भी, हालांकि मेरे फादर बोल रहे थे ऐसा कुछ मत करना, तो भी इसने वॉल क्लाइंबिंग करके आया है। क्या बात है! सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। हाँ, स्टीफेंस में। बहुत तो ऐसे हमारी कोशिश ये रहती थी हमेशा, तो वो हम इसको नहीं बताते थे, हम खुद आपस में डिस्कशन करके और उसका कोई ना कोई समाधान निकालते थे इस तरीके से। आप बता रहे थे मुझे कि कोई बस की कहानी थी जब मनु को कहीं पहुंचना था, और कैसे? अच्छा, मजे की बात है, जब फिर मनु से हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा भी, तो मैंने मनु से कहा कि मनु कोई पॉलिटिशियन तंग करेगा तो क्या करोगे? तो मनु ने कहा मम्मी है ना मेरी, कोई कैसे तंग करेगा? तो वही बस की भी कहानी जैसे आप बता रहे थे, कोई बस मिल नहीं रही थी, कैसे मनु आ गए, तो वो तो उसके बारे में थोड़ा सा। जी, मतलब मनु का तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कितना हम्बल, और ऐसा कुछ नहीं है इसको लग्जरी चाहिए, कुछ नहीं। इवन कोई घर में पंखा भी तेज चल रहा है और वो हैम्पर कर रहा है तो ये कह देता था मैं गर्मी में, क्योंकि मुझे यही एटमॉस्फेयर मेंस पर भी मिलने वाला है। क्या बात है! तो मुझे आप पंखा वंखा छोड़ो, वहाँ पे भी गर्मी, पसीने टपक रहे होते हैं, तो बंद कर दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों गर्मी में लगे रहते थे। बस का एक इंसिडेंस है, हम लोगों की गलती थी, मैं मामा मामी है, हम बुक हम ही करा देते हैं टिकट्स इनकी, और फिर छोड़ने जाते हैं तो वो 12 बजे की बस थी, 11:59, तो हमसे वो डेट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और इसके अगले दिन एग्ज़ाम है 8 बजे, और बस भी लेट। ये बात हमें 12 बजे नहीं पता चली, उस दिन वो बस भी लेट थी तो 1 बजे पता चली, और हमें पता चला कि हमने गलत डेट भर दी हो, तो कल की है 12 बजे की, और कल एग्ज़ाम है। अब 1 बजे तो कोई और साधन भी नहीं है, तो इन्होंने मनु की मदर ने जो है रिक्वेस्ट करी उनसे कि कैसे भी आप तो ले चलो बस हमें। तो बोला आप नहीं बैठ पाओगे, नहीं जा सकते हैं, जगह नहीं है, फुल है ये बिल्कुल, मैं नहीं बैठा सकता।
इन्होंने तो ये तक कह दिया कि आप सामान रखते हैं ना डिग्गी में, मैं वहां भी बैठ जाऊंगी, लेकिन मुझे इस बच्चे को एग्जाम दिलाना है कैसे भी करके, वो आप छोड़ो, आप तो बस हमें इजाजत दे दो इसमें जाने की कैसे भी। ये दोनों जने, इनको तो बाद में शायद सीट दे दी थी, जैसे जैसे वो हो गया था अरेंजमेंट, एक जना ड्राइवर के पास बैठ गया था, पर ये पूरी रात ट्रेवल करके गया। वो बीच में जो जगह रहती है सीट्स के बीच में, वो मतलब आप देख लीजिए, बैठे बैठे इस बैक रेस्ट होता तो ही हमें दिक्कत आ जाती है इतने लंबी जर्नी में, और रात का टाइम जब नींद आ रही होती है। ये पूरा बैठ के आया, ठंड का टाइम था, सर्दियाँ थी, और अगले दिन 8 बजे जाके एग्ज़ाम दे करके आया, और अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं इसने वहाँ पे भी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका हार्ड वर्क, इसके पीछे जुनून कि मुझे वो चीज़ करनी है, ऐसा कुछ। ये अभी कुछ दिन पहले भी जैसा मैं देखता हूँ, ये ऐसे नहीं देख रहे, लोग कहते हैं कि कितने घंटे पढ़ते थे, तो 10 घंटे पढ़ते थे, 15, इनका कोई घंटों का हिसाब नहीं है। पहली बात तो 2x पे चलते हैं तो 12 भी पढ़ रहे तो 24 बना दिए इन्होंने। और वैसे भी ये मतलब लगे रहते हैं अपने, मतलब क्या बताऊँ, हेड्स ऑफ। मतलब मनु, ऑफ कोर्स ये सब तो इनका एक दृष्टिकोण है, एक आपका अपना एक पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का। क्योंकि जब आपके साथ ये, आप पे दुखों का पहाड़ टूटा, जब आपको पता चला आप नहीं देख पाएंगे, इतना बड़ा एग्जाम निकाल रहे हैं, आपको पता है आपके अराउंड एक सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन कभी आप अकेले रहते होगे, आप चिंतन करते होगे कि इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहते हैं, उस टाइम कुछ ऐसा ख्याल आता था कि, या उस टाइम क्या ख्याल आते थे कि मतलब कैसे एग्जाम निकालना है, या वो कौन सा थॉट था जो डोमिनेट करता था व्हेन यू वर एब्सोल्युटली अलोन, जब आप खुद को ही अंदर सोचते रहते थे? सर अभी तक जितने भी एग्जाम दिए थे तो कोई एग्जाम अटका नहीं था मेरा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे लगता था कि यूपीएससी भी मैं कर ही लूंगा, यूपीएससी ही तो है, क्या है, एक एग्जाम ही तो है, प्रोसेस है, किया हो जाएगा। पर जब सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस प्रीलिम्स हो गया, मेंस नहीं हुआ, तब उस टाइम पे लगा था कि मेरा मेंस नहीं हो पाया तो बहुत मुश्किल है, कि फिर मैं, अगर मेरे इतने बड़े मार्जिन से रह रहा है मेंस, इंटरव्यू कॉल नहीं आई, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम पे कैसे निकाल पाऊंगा। तो उस टाइम पे काफ़ी डिसहार्टेंड फील हुआ था, ये भी लगा था कि शायद कभी नहीं हो पाएगा एग्जाम, मुझे कुछ और देख लेना चाहिए, फिर कुछ और करियर भी सोच लेना चाहिए। पर तब भी मुझे सपोर्ट सिस्टम मिला था मेरी फैमिली से। सर एक कोटेशन है ना कि इट टेक्स अ ट्राइब टू रेज अ चाइल्ड, तो पूरे ट्राइब का रोल था कि उन्होंने मुझे वो मोटिवेट किया कि मैं करता रहूँ कंटिन्यू, और उसको गिव अप ना करूँ उस टाइम पे, फर्स्ट स्टेज पे, कि एग्जाम टफ है, नहीं हो पाता, बहुत लोगों का नहीं हो पाता, पर इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ दे पर उम्मीद। तो फिर दोबारा जब सेकंड अटेम्प्ट में मेहनत करी, तब फिर अब आज आपके सामने सर 90। मनो, कुछ एनेक्डोट्स आप शेयर करना चाहेंगे जब प्रोबेबली फैमिली नहीं रहती थी, स्ट्रेंजर्स रहते थे, पीयर्स रहते होंगे, टीचर्स रहते होंगे, या और भी लोग तरह तरह के मिलते हैं, कुछ ऐसा एनेक्डोट आपको लगा कुछ आप शेयर करना चाहें कॉलेज डेज के या अपने स्कूल डेज के, यूपीएससी प्रिपरेशन के, जिसने प्रोबेबली आप में अंदर वो फायर बर्न किया दोबारा कि नहीं मुझे करना ही है, या जिससे आप मोटिवेट हुए होंगे प्रोबेबली, या कुछ भी ऐसा किसी ने कहा हो आपको, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम? सर मोस्टली ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन डीलिंग विद द सोसाइटी, वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है, वो काफ़ी इन्फोर्सिंग रहा है। कोई भी मुझे ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स या फिर डिमोटिवेशन के एग्जांपल्स नहीं मिले जिन्होंने मुझे डिमोटिवेट किया हो, या फिर उन्होंने बोला हो कि तुझसे तो नहीं हो पाएगा, फिर ऐसा कुछ। रादर सब बहुत प्रमोट ही करते थे मुझे। सर इवन स्कूल में, कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स थे, वो मुझसे डाउट पूछने आते थे, तो मुझे लगता था कि सब लोग मुझसे डाउट पूछने आ रहे हैं, जैसे बोर्ड पर कुछ सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, तभी लोग मुझसे पूछने आ रहे हैं, तो मैं बिना देखे भी कर पा रहा हूँ, तो मुझे लगता नहीं था कि कुछ कमी है उस चीज़ के अंदर। सर दिक्कत यही थी कि जब 8th क्लास में मुझे दिक्कत हुई, विजुअल इंपेयरमेंट स्टार्ट हुआ, विजुअल चैलेंज स्टार्ट हुआ मेरा, उस टाइम पे मैंने खुद को ही सेल्फ आइसोलेट कर लिया था कि मैं खुद ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा नॉर्मल डिस्कशंस में, मेन स्ट्रीम में आके, या फिर एक हेजिटेंसी आ गई थी, या फिर एक कॉन्फिडेंस लो हो गया था उस टाइम पे। बट सर जब मैं अपने ग्रेजुएशन में था, जब कोविड आया था, तो बहुत सारे फेस्ट और ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, आती थी। मैंने आज तक कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था। स्कूल में एक मुझे याद है क्विज कॉम्पिटिशन था, उसके सिलेक्शन राउंड्स हो रहे थे, उसमें 10 क्वेश्चन पूछे थे, मुझे 10 के 10 आते थे, पर मैंने जस्ट इसलिए हाथ खड़ा नहीं किया कि मुझे स्टेज पे जाना पड़ेगा, मैं कैसे जाऊंगा या फिर कैसे बोलूँगा मैं माइक के ऊपर, वो हेजिटेंसी थी। तो सर कॉलेज में जब दोबारा कोविड आया, तब एक फ्रेंड थी, तो उसने बहुत पीछे पड़ी मुझे कि तेरे में नॉलेज है तो तुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए, तुझे जाना चाहिए, बोलना चाहिए, वो नॉलेज को एक्सप्रेस करना चाहिए, अगर वो नॉलेज है तो बहुत लोगों में वो नहीं पता। तो उस टाइम पे मैंने पार्टिसिपेट किया, काफ़ी डिबेट्स करी, काफ़ी क्विजेस करे, स्पीचेस करी। एक वो हेजिटेंसी थी, पब्लिक स्पीकिंग का डर था, वो डर हट गया। वो इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प किया कि मुझे वो फियर नहीं था, फियर ऑफ स्पीकिंग आउट, फियर ऑफ बीइंग पब्लिक, बीइंग ओपन टू द पब्लिक। तो ये था। मैम, अब आपने जब नाम देखा 22 को, मनु गर्ग रैंक 91,
तो क्या फील किया? क्योंकि मेरे तो यहाँ पे एकदम, मैं तो आई वाज सेलिब्रेटिंग विथ जॉय कि मनु का हो गया, इट्स अ बिगेस्ट स्टोरी। और जिस हिसाब से मनु ने स्ट्रगल किया वो सब मेरे जहन में आने लग गया। बट आपका तो मुझसे कम से कम 100x ज़्यादा आया होगा। मैंने तो मनु के साथ कुछ ही महीने गुजारे हैं, बट आपने तो मनु के साथ पूरी लाइफ मनु को बड़ा किया है। मनु जो भी है आई थिंक मेजरली आपकी वजह से है। तो आपको कैसा लगा वो 91 रैंक में? और जब अब मनु लबासना चला जाएगा कुछ दिनों में, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा जब मनु से थोड़ा रिफ्लेक्टिंग द डे विथ माय मदर नहीं हो पाएगा। तो क्या आप फील कर रही हैं आगे के लिए, और उस टाइम आपको कैसा लगा जब रिजल्ट पे नाम देखा? मनु का जब रिजल्ट आया, जब 91 रैंक देखी मैंने, तो एक बार तो मैं सबको फ़ोन लगाने लगी। भैया क्लिनिक पे थे, ये भाभी क्लिनिक पे थी, सबको ऐसे खुश होके इतनी खुश हुई कि लेकिन वापस मैं बैक आ गई कि मैं क्या सपना तो नहीं देख रही। मैं एक बार चेक कर लूँ मनु, एक बार तेरा रोल नंबर चेक कर लेती हूँ। मनु तो देख लिया, रोल नंबर भी चेक करना है मेरे को। ऐसे करके एक बार तो उभर ही नहीं रही थी कि वास्तव में ये ना मनु ही है ना, और अपना ही आया है इसके अंदर। उसके बाद में आगे यही है कि क्रैक कर लिया। तो ये था कि अपन जो ट्रीटमेंट सोच रहे थे, अपन को मिला नहीं ट्रीटमेंट। कहीं पर भी एम्स में गए तो आज अपन को मनु की आइस के लिए ट्रीटमेंट मिल गया है। जो भी एक सपना था, जो अपने हाथ में था, जो पूरा करके दिखाया मनु ने। और आगे जब लबासना चल जाएगा तो ये इसका रास्ता है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। क्योंकि हो सकता है हम लोग इतने जहाँ तक ये पहुँचे जा रहे हैं हम नहीं जा सके, लेकिन ये लबासना जो रास्ता है इसको ऊंचाई तक ले जाएगा। तो हम लोग उसमें भी खुश हैं। मनु, आपको लगता है कि यू विल मिस योर मदर देयर लबासना में, या आपको और लबासना के बाद भी आप मम्मी के लिए क्या करना चाहते हैं? बिकॉज शी हैज़ बीन योर पिलर ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑफ कोर्स योर फैमिली ऑल्सो, मदर, मामा जी। क्या करना चाहेंगे मम्मी के लिए आप? सर 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 23 इयर्स का बॉन्ड है, तो कभी शायद एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब साथ में ना रहे हों। तो वो एक सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अलग रहना पड़ेगा। तो डेफिनेटली तब बहुत याद आएगी, बहुत दुख भी होगा और बात करने का मन भी करेगा, और मैं बात करूँगा अभी तब। सर सर्विस में आने के बाद जो भी लीगली मैं कंफर्ट दे सकता हूँ अपने पेरेंट्स को, अपने मदर को और अपने फैमिली मेम्बर्स को, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको कुछ कमी महसूस ना हो, तो जो भी लीगली डोमेन में पॉसिबल है। और आप क्या विजन कर रहे हैं मनु सर्विसेज में? क्या काम करना चाहते हैं, किन के लिए काम करना चाहते हैं, और क्या डिज़ायर्स हैं? सर फर्स्टली तो जो भी मुझे सर्विस गवर्नमेंट अलॉट करेगी तो उसमें कोशिश रहेगी कि अपनी फुल कैपेसिटी से उसको करा जाए। तो सेकेंडली मुझे लगता है कि मैंने एक पर्सन विद डिसेबिलिटी की लाइफ जी है, तो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग मुझे है कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। और एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन, अबाउट WHO के डेटा के हिसाब से 16% डिसेबल्ड है, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं। तो उनकी जो चैलेंजेस है वो मैं समझ सकता हूँ, और मैं चाहूँगा कि मैं उसमें अपना कुछ इनपुट दे सकूँ पॉलिसी मेकिंग के अंदर, ताकि ट्रीटमेंट तो पॉसिबल नहीं होता पर वो मैनेजमेंट डिसेबिलिटी का हो पाए। मामा जी, आप बताइए कि मनु से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये सोसाइटी के किन लोगों के लिए काम करे और देश की सेवा में अपनी भूमिका कैसे निभाए? सर जो मुझे लग रहा है कि मनु विल बी सर्विंग 2 मदर्स, वन इज़ हियर एंड अनदर वेयर इज़ मदरलैंड, दैट इज़ इंडिया। ये बहुत अच्छी लाइन है। तो ये जितना हम्बल है ना अब तक देखा है, ये मुझे लगता है कि पूरा खरा उतरेगा जो भी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, और आगे बढ़ता जाएगा और एक दिन नाम रोशन करेगा, और जैसे आज किया है इससे भी कई गुना। और उस दिन शायद आप इमोशनल कम होंगी मैम, जब आप देखेंगी कि मनु जिस लबासना मनु को आपसे थोड़ा दूर रख रहा है, जो लबासना वहाँ से जब मनु निकल के और बड़ी बड़ी स्कीम्स लॉन्च करेगा, आई थिंक मैम योर हार्ट विल बी एब्सोल्यूट प्राइड। आप कहेंगी कि ये देखो मेरा मनु है जो देश में इतना रोल प्ले कर रहा है नेशन बिल्डिंग में, और समाज में जो ये डिसेबिलिटी है, इन लोगों को जो अलग से ट्रीट किया जाता है, उनके लिए मनु एक एग्जाम्पल है। आप उनके लिए कुछ कहेंगी, उन माओं के लिए जो जिनके बच्चे स्पेशली एबल्ड हैं और जो बड़ा सपना चाहते हैं उनके देखना अपने बच्चों के लिए, या ऐसे माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, उनके लिए आप कुछ कहेंगी? मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो परेशानी है उसको परेशानी के रूप में नहीं ले, उसको हंसते हुए आगे बढ़ें। और जो बच्चा है उसके साथ में अगर आप जब उसका कैलिबर देखते हो या नहीं देखते हो, उसके साथ में लगे रहोगे, उसको सपोर्ट करके उसको मोटिवेशन दोगे,
तो बच्चे को अपने आप और लगन आएगी, वो आगे बढ़ता चल जाएगा। और जैसे मन्नू ने किया है तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो नहीं कर सकता, और जो मैं कर रही हूँ वो हर पेरेंट कर सकता है। लेकिन जो आपकी जो ये भूमिका है, जो झारूपन है, जो जैसा सर बता रहे थे कि आप हर चीज़ से लड़ जाती हैं मनु के लिए, चाहे वो बस वाला हो, चाहे वो डिग्री लेने के लिए लड़ना हो, चाहे वो बेस्ट मनु के लिए मेंटोर ढूंढना, जो भी मनु के लिए रिक्वायर्ड था आपने किया। तो ये प्रेरणा आप में कहाँ से आई, और ये कैसे वो पेरेंट्स भी डेवलप करे कि नहीं, लगना पड़ेगा बच्चे के साथ, रहना पड़ेगा 24 घंटा, इसकी नीड है, लेकिन इसमें वो पोटेंशियल है कि प्रोबेबली देश के लिए काम आएगा। इसमें तो ये है कि बच्चे अपने सामने केवल पढ़ाई का ही काम है, उनका मेन है मैं पढ़ना, लेकिन जो बाकी के जो परेशानी आ रही है वो पेरेंट्स का रोल है, पेरेंट्स को करना जरूरी है। अगर पेरेंट्स नहीं करेंगे तो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, वो उधर ही रह जाएंगे उसी मतलब स्टेज पे। तो अगर पेरेंट्स अगर भाग दौड़ करते हैं तो ये कोई बहुत ज़्यादा वो उनका एफर्ट्स नहीं है, ये तो बच्चे के साथ में अपन लग रहे हैं थोड़ा सा, बाकी एफर्ट्स तो बच्चे के जो पढ़ रहे हैं रात दिन। तो इतना सा जो कंट्रीब्यूशन है पेरेंट्स को वो करना चाहिए, जैसे मैंने किया। सर एक बात और वो बोलना आगे चाहूँगा, हाँ, प्लीज। हर बच्चे में एक हिडन टैलेंट होता है सर, एवरी चाइल्ड, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसको ढूंढना चाहिए और उसको उस पर वक्त देना चाहिए। हमारे पास वक्त नहीं है आज के ज़माने में, बच्चों के लिए वक्त ही नहीं है। अगर वक्त नहीं देंगे तो वो डिस्ट्रैक्ट तो होगा ही, अगर आप वक्त देंगे तो उसका टैलेंट जो भी है वो बाहर निकल के आएगा और वो उस फील्ड में एक नहीं तो दूसरी फील्ड में एक्सेल कर जाएगा। सर हमने उदाहरण देखा तारे जमी पर, वो हमेशा डांट खाता था, उसको डिसलेक्सिया था रीडिंग और राइटिंग में। अब स्कूल में भी डांट खाता था तो घर पे भी डांट खाता था, तो उसको लगता था मेरा है कौन। तो घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे, पर उनको पता ही नहीं लग रहा था। तो वो आमिर खान आए, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद वो इतना ज़बरदस्त बड़ा चित्रकार बना, उसमें वो टैलेंट था उसका चित्रकारी का, वो नहीं ढूंढ पा रहे थे, उसकी कमी के पीछे लगे हुए थे। तो सब में टैलेंट होता है, उसको आइडेंटिफाई करके और वक्त देना चाहिए बच्चों को। अगर आप वक्त देंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर ही जाएंगे। ऐसी ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी आप मनु को सुनाती थी मैम कि देखो ये भी आगे बढ़े हैं संघर्षों से। वैसे इन्फिनाइट एग्जाम्पल्स पहले और भी फील्ड्स में, ज़रूरी नहीं यूपीएससी में तो मैंने ऐसी स्टोरी बहुत सालों के बाद देखी है ऑनेस्टली, जिसने इतना संघर्ष किया और एक रैंक आईएएस की क्रैक की। बट और फील्ड्स में हम देखते रहते हैं ओलंपिक्स वगैरह में, तो आपको भी बताती थी मनु को कि मनु देखो ये भी कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। कैसे मोटिवेट करती थी मनु को जब मनु को लगता नर्सरी से स्टार्ट हुआ तो इसकी फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आते थे। हाँ। तो मैं मार्कशीट लेने जाती तो मैंने टीचर्स बोलती कि क्या बच्चा है, मतलब नंबर नहीं कटवाता है कहीं पर भी। ऐसे स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये पोजीशन देते हुए मैं सोचा कैलिबर बहुत तगड़ा है मनु का, और अपने साथ अपन को तो लगना ही कुछ भी हो, कितनी परेशानी हो, उसका सामना करते हुए आगे जाना है और उस रोशनी तक पहुंचना है। वो सामने दिख रही है मेरे को और वहां तक पहुंच गए। राइट। मनु, एग्जाम में आपको लगता है कि जैसे मेंस में आपको लगता है आपने कुछ अलग किया जिससे इस बार कोई एज मिला? सर लास्ट टाइम जब मेंस दिया था तब जो मेरे मार्क्स थे और अभी जो मेरे मार्क्स है उसमें 150 मार्क्स का इंक्रीमेंट है। 150? यस सर। सो सर मुझे लगता है कि बहुत मेजर थिंग जो मैं मिस कर रहा था मेरे लास्ट अटेम्प्ट में, वो था डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जो पूछा है, मैं उसके बारे में जो मुझे पता है मैं वो लिख के आता था, रादर देन कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो इस टाइम पे जो मैंने इंप्रूव किया, मैंने क्वेश्चन के एक एक कीवर्ड पे ध्यान दिया। कुछ भी क्वेश्चन है, जैसे अगर उसमें जियो पॉलिटिक्स लिखा है एक वर्ड एंड जियो इकोनॉमिक्स लिखा है, तो दोनों जो चीज़ें हैं वो दोनों एड्रेस होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने ओवरऑल हेडिंग बना के एड्रेस कर दिया क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन था कि व्हाट इज मिलेट्स रोल इन द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, व्हाट इज इट न्यूट्रिशन वैल्यू, तो उसमें हेल्थ अलग बनेगा, न्यूट्रिशन अलग बनेगा। और मैंने एक चीज़ और करी थी कि किसी भी क्वेश्चन को नॉर्मली एंड नहीं करना, उसके पॉजिटिव नेगेटिव तो बताते ही हैं सब, पर कभी भी कोई क्वेश्चन नेगेटिव पे नहीं होना चाहिए। उसके वे फॉरवर्ड आपको बताने ही है, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट बनोगे फ्यूचर, तो आपका काम है उसके वे फॉरवर्ड बताना, आपका काम है उसको सॉल्व करना। तो ये चीज़ें मैंने काफ़ी इंप्रूव करी सर। साथ में मैंने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के पहले से प्रीसेट एग्जांपल्स बना दिए, उसका एक बैंक टाइप बना लिया। तो जैसे कोई क्वेश्चन आया तो मुझे सेट था कि अगर ये क्वेश्चन आया तो इसका इंट्रोडक्शन यही जाएगा, इसका कंक्लूजन यही जाएगा। तो इससे एग्जाम हॉल के अंदर टाइम बचता था, क्योंकि मेंस में होता है कि पैटर्न होता है क्वेश्चंस का, वो रिपीट होता है, साइक्लिकल नेचर है मेंस का। तो वो पैटर्न को अगर आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें प्रीसेट कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन बन जाएगा अगर, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है सर। थर्ड चीज़ ये थी कि एक एवरग्रीन मटेरियल होता है जो कहीं भी किसी भी जीएस के पेपर में काम आ सकता है, क्योंकि जनरल स्टडीज है वो। तो मैंने ऐसे कुछ डेटा सेट्स और ऐसे कुछ एग्जांपल्स प्रिपेयर कर रखे थे और उन्होंने टिप्स पे थे। फॉर एग्जांपल कि 95% ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजिंग कम्युनिटी कम्स फ्रॉम वन सिंगल कास्ट,
अब ये डेटा सोशल जस्टिस में भी यूज हो सकता है, पॉलिटी में भी यूज हो सकता है, एथिक्स में यूज हो सकता है, इसको कहीं भी इकोनॉमिक्स में यूज तो होगा ही। तो ऐसे कुछ चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी चाहिए ताकि हमें याद कम करना पड़े और उसका आउटपुट ज़्यादा आ सके। कुछ क्वेश्चन आपको लगता है सेल पेपर में से, या जो सिर्फ आपको ही आते थे, या समवेयर यू गॉट लकी प्रोबेबली, आपको ऐसा लगता है कि, या कोई क्वेश्चन में आपको लगता है जहाँ यहाँ मैंने कुछ ऐसा लिखा है, एनरिचमेंट किया है, इस वजह से मेरा ये एग्जाम, ये क्वेश्चन या ये पेपर बहुत अच्छा हुआ है, कुछ ऐसा आपके मन में है अभी? सर GS1 में से 2 एग्जांपल्स थे। पहला था कि व्हाट इज अ ट्विस्टर। हाँ, तो मैंने बोला सर दिस क्वेश्चन इज अ ट्विस्टर फर्स्टली। चलो आपने थोड़ा माहौल हंसा दिया, तो इमोशनल हो रहे थे, तो ये थोड़ा सा तो ठीक कर सर दिया ये आपने। क्वेश्चन बिल्कुल मुझे लगा कि यार ये क्या पूछ लिया है, तो कुछ आता ही नहीं बिल्कुल भी, मुझे हवा ही नहीं ट्विस्टर क्या होता है। पर उस क्वेश्चन की नेक्स्ट लाइन ये थी कि व्हाई डू दे अकर ओनली इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो अब मुझे ये आइडिया था कि लो प्रेशर एरिया होता है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, साउथ चाइना सी में, और कहीं ना कहीं अपने बे ऑफ बंगाल में, इसलिए यहाँ पे साइक्लोन ज़्यादा बनते हैं। तो मैंने उसको रिलेट किया कि साइक्लोन भी ट्विस्ट होता है क्योंकि लो प्रेशर एरिया होता है, विंड्स आती है उसके चारों तरफ रोटेट करती है, तो एक कुछ ना कुछ तो एयर रोटेशन रिलेटेड है और साइक्लोन की फिनोमेना से कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो मैंने पूरा आंसर साइक्लोन वर्ड ना यूज करते हुए ट्विस्टर वर्ड यूज करके साइक्लोन का लिख दिया। जब मैंने आके जब चेक किया एग्जाम के बाद में, तो ऑलमोस्ट वही था आंसर था। सर सेकेंडली एक क्वेश्चन था डेमोग्राफिक विंटर क्या होती है। यस, अब डेमोग्राफिक तो पता है, पर विंटर तो पता नहीं था क्या होता है डेमोग्राफिक विंटर, मतलब ये पर्टिकुलर की टर्म नहीं पता था। पर लैंग्वेज के मैं कुछ पोइट्री और सब चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे लगा कि विंटर कुछ नेगेटिव सेंस में होता है कि समर आर ऑलवेज ब्राइट एंड शाइनी, पर विंटर होता है तब लोग थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो वहाँ से मुझे अंदाजा लगा कि डेमोग्राफिक विंटर मतलब डेमोग्राफी का थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, सिकुड़ जाना। तो पर मैं वो था कि अभी डेमोग्राफी तो बढ़ रही है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 800 करोड़ अभी जस्ट क्रॉस करी है, तो ये तो कीवर्ड तो सेंस ही नहीं बनाता, रेलिवेंट ही नहीं है। पर मैंने रिस्क लेके उस टाइम पे वो आंसर लिख दिया कि डेमोग्राफी कम हो रही है, जापान, इटली, साउथ कोरिया का एग्जांपल लिख दिया, पूरा डेटा से सब्सटेंशिएट कर दिया, और उसका मीनिंग वही निकला। राइट। इंटरव्यू में मुझे लगता है मनु आपके मार्क्स बहुत बेहतर हो सकते थे, क्योंकि मैं तो मान ही नहीं सकता कि आपके 160 आने चाहिए इंटरव्यू में। जितना मैंने आपको देखा था, और जो मेरा मॉक का भी फीडबैक था, पैनल का भी, और जो मेरा पर्सनल भी एक ओपिनियन था आपको लेके, आई एम श्योर आपको अक्रॉस कोचिंग से मिला होगा कि आप 160 तो डिजर्व नहीं करते। फिर मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे PWBD कैंडिडेट्स हैं, उनके भी प्रॉबेबली इसी रेंज में मार्क्स हैं, और उनमें से कुछ मेरे टच में थे, तो वो भी काफ़ी अच्छे थे। तो क्या इस पे लगता है आपको, मतलब क्यों ये नंबर कम है इसमें, या अक्रॉस PWBD कैंडिडेट्स क्यों 160 की रेंज में है, जबकि वो 185 प्लस वाले पोटेंशियल है? सर कुछ लोगों की 180 भी है, 180 प्लस भी है, तो हो सकता है कि उस टाइम पे मेरा मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा था, पर ऑन डे मैं उतना एट पार नहीं कर पाया शायद परफॉर्मेंस, इसलिए बोर्ड को लगा होगा कि मेरे 160 में डिजर्व करता हूँ। तो सर इट इज़ अ गेम कि उस मोमेंट पे आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, रादर देन कि आप पहले क्या थे या फिर आपने क्या अचीव कर रखा है। वो स्पॉन्टेनिटी और उस मोमेंट पे आपने क्या आंसर दिया वो मैटर करता है, तो शायद मैं उसको परफॉर्म नहीं कर पाया। बट वहाँ जाके आपका इंटरव्यू भी, हमें जो फीडबैक मिला था काफ़ी अच्छा था, ऐसा लग रहा था कि दे वर इंटरेक्टिंग विथ यू। तो ये थोड़ा सा हल्का सा डिसअपॉइंटिंग है कि मनु का जो 180, 200 वाला पोटेंशियल था, वहाँ पे प्रॉबेबली वो 160 पे रह गया। बट without that also Manu, you are an IAS and it does not matter anymore beyond that. ये बहुत गर्व की बात है हम सबके लिए। मामा जी, फाइनल आपके थॉट्स कि इस पूरी जर्नी को आप कैसे देखते हैं मनु के लेंसेज से? सर मैं तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, और रिपीटेडली कई बार भी बोल चुका हूँ, 8th में भगवान जी ने इनकी आंखें ले ली थी, तो आज सूद समेत वापस लौटा दी। इससे तो शानदार कुछ लाइन ही नहीं है। आपको आंटी जी कैसा लग रहा है फाइनल की हो गया, अब मनु IAS है, अब आगे क्या? बस हाँ, मैं यही सोच रही थी, अभी गेट पे जब एंट्री करी तो काफी सारी भीड़ हम लोगों के पास में आ गई, और वो जानते थे पहले से, वो मन्नू 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 मन्नू, मैं बोला तू मन्नू इतना फेमस हो गया, तो हम लोगों को प्राउड दिलवाया इसने, और हम लोगों ने सबको प्राउड दिलवा रहा है। मैं कहता हूँ कि जितनी मनु की कहानी है उतनी ही आपकी भी कहानी है, उतनी ही आपके प्यारे परिवार की कहानी है। एंड मनु इज समबडी जो किसी को भी मोह सकता है। मनु जिसके पास जाएगा, आई एम नॉट श्योर कितने लोग मनु को डिसलाइक करेंगे। मनु में वो ऑरा ही नहीं है कि कोई मनु को डिसलाइक कर सकता है। मनु इज सो स्वीट टू एवरीवन एंड मनु डिजर्व्स दिस सर्विस, and I'm very sure Manu will make every one of us very proud and even the country very proud. Thank you so much everyone for spending your time with us. Thank you so much. It was a pleasure interacting.